भाई दूज। एक विचार के तहत आज कहानी का शीर्षक है भाई दूज। जैसे जैसे भाई दूज का त्यौहार समीप आता जा रहा है, राजकुमार की चिंता होती जा रही है कि दीपावली के बाद गोवर्धन और गोवर्धन पूजा आज है। अब कल भाई दूज का त्यौहार है, कैसे मैनेज करूंगा ये सभी त्योहारों के खर्चे। तनख्वाह तो केवल 18,000 रुपये ही है मेरी। राजकुमार बैठा बैठा सोच रहा है, 10,000 तो मोटरसाइकिल की किस्त में कर्ज और ब्याज में चला जाएगा, बाकी बचे 8,000 वो धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पर खर्च हो चुके हैं। राजकुमार बैठा हुआ इसी उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि तभी अचानक, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो जी? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए रीता ने पूछा। मैं देख रही हूँ कि आप लगभग पिछले सप्ताह से किसी गहरे विचार में खोए हुए हैं। बताइए ना, क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस मैं बैठा हुआ त्योहारों के बारे में सोच रहा हूँ। पहले धनतेरस, उसके बाद दीपावली, दीपावली के बाद गोवर्धन और गोवर्धन के बाद कल भैया दूज। सच कहूँ रीता, तो मैं इन त्योहारों और इन त्योहारों में होने वाले खर्च को लेकर परेशान हूँ। सोचता हूँ कि आधी से ज़्यादा सैलरी तो कर्ज में चली गई। बच्चों के लिए खिलौने, पटाखे, नए कपड़े, मिठाइयाँ और मोमबत्ती जैसी चीज़ों का खर्च तो हुए ही हैं। साथ में भाई दूज का त्यौहार भी कल आ रहा है, जिसमें भाई अपनी बहन के घर पर उपहार लेकर जाता है। तुम्हारे भाई हर बरस आते हैं बहुत सा सामान लेकर तुम्हारे लिए, लेकिन मैं बदनसीब अपनी दोनों बहनों को कुछ भी उपहार नहीं पहुंचा पाता। इतना कहकर राजकुमार चुप हो जाता है। रीता, 2 भैया दूज गुजर चुकी है, मैं अपनी बहनों के यहाँ कोई उपहार लेकर नहीं गया। इस बार भी यही लगता है कि शायद भैया दूज पर मेरी बहनें खड़ी होकर ऐसे ही देखती रहेंगी कि मेरा भाई आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार भी मैं अपनी बहनों के यहाँ कोई उपहार लेकर जा पाऊँगा। मैं कितना बदनसीब हूँ कि त्यौहार के दिन मेरी बहनें मेरी राह जोती रहेंगी और मैं उनके यहाँ पर नहीं जा पाता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? राजकुमार की इस उदासी को देख रीता थोड़ा मुस्कुराई और बोली, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहो रीता, बुरा मानने वाली कौन सी बात है? जो तुम्हें ठीक लगता है कहो। नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हें बुरा लग जाएगा, फिर मुंह फुलाकर बैठ जाओगे। रीता ने कुछ अनुमानित ढंग से कहा। मुंह फुलाकर बैठ जाऊं या कुछ भी करूं, तुम्हें जो कहना है कह दो। तुम भी मजाक उड़ाना चाहती हो ना मेरी गरीबी का, उड़ा लो। तुम्हें जो कहना है कह डालो, बस। राजकुमार ने कुछ नाराज़गी दिखाते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। इतना कहकर रीता खड़ी होकर चल देती है। अच्छा, जो कहना है कहो, बैठो मेरे पास। जो भी तुम कहना चाहती है बस कह दो। राजकुमार रीता को अपने पास बैठाते हुए कहता है। बात कड़वी है जो मैं तुम्हें हर साल दिवाली पर कहना चाहती हूँ, लेकिन कह नहीं पाती, क्योंकि तुम अपने घर को अपने तरीके से लेकर चलना चाहते हो। तुम्हें पसंद ही नहीं कि कोई तुम्हारे घर में किसी तरह का इंटरफेयर करे। यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी का भी इंटरफेयर तुम्हें पसंद नहीं। अरे पत्नी हूँ तुम्हारी, जितना अधिकार इस घर पर तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है। इस घर की मान मर्यादा, इज्जत, सुख और दुख उतने ही मेरे भी हैं जितना कि तुम्हारे हैं, लेकिन तुम इस बात को स्वीकार नहीं करते हो। सच तो यही है कि तुम बहुत अहंकारी हो। त्यौहार पर अपनी बहनों के यहाँ ना जाने का बहाना बनाते हो कि मेरे पास पैसे कम हैं। सच कहूँ जी, बहनों के यहाँ जाने के लिए पैसों की नहीं, भावनाओं की ज़रूरत होती है। बहनों को तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, उन्हें तो तुम्हारा प्यार चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो खाली हाथ ही जाकर अपनी बहनों के पास खड़े हो जाओ त्योहार के दिन। वह अपने पास आपको पाकर बहुत खुश होंगी, लेकिन आप अपनी गरीबी का बहाना बनाकर अपनी बहनों के यहाँ जाना नहीं चाहते हो। तुम अपनी बहनों के यहाँ न जाने के बहाने बनाते हो, कभी बहनों के यहाँ जाने के बहाने भी बनाकर देखो। रीता कड़वे स्वभाव में बोले जा रही थी और राजकुमार रीता के मुंह की ओर देखता रहता। आप जो मेरे लिए साड़ी लेकर आए हो और बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाए हैं, आपने इन्हीं पैसों में मैनेज करके आप अपनी बहनों के लिए 2 साड़ियाँ भी लेकर आ सकते थे। बच्चों के लिए कितने पटाखे लेकर आए हो? पटाखे कम भी लेकर आ सकते थे। क्या ज़रूरत थी आपको अपने दोस्तों के यहाँ घर घर मिठाई के डब्बे पहुँचाने की? मैं सच कहती हूँ, आपका मैनेजमेंट
बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप चाहते तो सब कुछ मैनेज कर सकते थे इन्हीं पैसों में। आपकी दिवाली हो जाती और आपकी बहनों के यहाँ भैया दूज भी हो जाती। रीता बोलते ही जा रही थी, लगातार बिना रुके। राजकुमार रीता के मुंह की तरफ देखता ही जा रहा था। राजकुमार बैठा बैठा मन ही मन सोच रहा था कि रीता बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस तरह रीता कह रही है, यदि मैंने उस तरह से सब कुछ मैनेज किया होता तो मैं इन्हीं पैसों से सब कुछ भली प्रकार कर सकता था। मैं भी बेवकूफ़ हूँ। मेरे घर में इतनी अच्छी सोच रखने वाली बीवी बैठी हुई है और मैं अपनी चलाता रहता हूँ। राजकुमार को अपनी फिजूल खर्ची पर अफसोस हो रहा था। उसका मन लज्जा और ग्लानि से भर चुका था। राजकुमार रीता को यह कहते हुए भी झिझक रहा था कि हाँ, मेरी ही गलती है, क्योंकि इसके बीच शायद उसका प्रसुत्व आड़े आ रहा था। थोड़ी देर बाद चुप रहने के बाद कुछ सोचकर राजकुमार ने रीता की ओर देखा और कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब क्या करूं? अब तो समय गुजर चुका है। कल ही भैया दूज है। काश मैंने पहले तुमसे सलाह ले ली होती तो सब कुछ ठीक हो गया होता। रीता थोड़ा मुस्कुराई और राजकुमार के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए प्यार से बोली, अभी सब कुछ ठीक हो सकता है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। चौंकते हुए राजकुमार ने कहा, कैसे? अभी कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है? पैसे तो बचे ही हैं नहीं है भाई। मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि मुझे मैनेज करने दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। रीता ने अपनी भौं को ऊपर चढ़ाते हुए राजकुमार की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम कैसे ठीक कर दोगी? मुझे पता है, एक भी पैसा नहीं बचा। राजकुमार ने असमंजस की स्थिति में कहा, वह मेरा काम है जी, मुझे कर लेने दीजिए। रीता बोली, ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे करो। राजकुमार ने अपनी स्वीकृति देते हुए कहा। राजकुमार की स्वीकृति मिलने के बाद रीता बोली, अब चैन की नींद सो जाओ और सुबह उठकर जल्दी ना आना और मेरी ननंद के यहाँ भैया दूज मनाने के लिए चले जाना। दोनों लेट जाते हैं। रीता लेटते ही सो जाती है, लेकिन राजकुमार सारी रात जागता रहा। कहाँ से आएंगे पैसे? किस तरह मैनेज करेगी रीता? यह सोचते सोचते रात गुजर चुकी थी। सुबह होने वाली थी कि राजकुमार को भी नींद आ गई। राजकुमार की आंख लगी भी न थी कि इतने में ही रीता ने उसको जगा दिया। उठो, चलो, जल्दी नहा लो। तुम्हें अपनी बहनों के यहाँ भाई दूज मनाने के लिए जाना है कि नहीं? फ़ोन आया है, मेरा भाई भी पहुँचने ही वाला है। राजकुमार कोई सवाल किए बिना बाथरूम में चला गया, फ्रेश हुआ और नहाया। जैसे ही राजकुमार नहाकर बाथरूम से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि रीता का भाई सामने खड़ा है। आ गए साले साहब? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा। रीता ने अपने भाई के लिए उसके आने से पहले ही चाय तैयार कर दी थी। रीता ने अपने भाई को अपने पास बैठाया और उसका टीका कर दिया। रीता का भाई टीका कराकर चाय पीकर चलने के लिए कहता है, लेकिन राजकुमार कहता है, अभी तो आए हो भाई, चले जाना, जल्दी क्या है? नहीं जीजू, मुझे जाना होगा, मुझे बड़ी दीदी के घर भी जाना है और उसके बाद मेरी एक अर्जेंट मीटिंग भी है, इसलिए आज रुक ना पाऊँगा। इतना कहकर रीता का भाई अपनी बहन और जीजा से विदा लेकर और चला जाता है। रीता के भाई के जाने के बाद रीता राजकुमार को आवाज़ लगाती है और कहती है, आइए समझ लीजिए किस किस के वहाँ क्या क्या देना है। आप भी चले जाइए अपनी बहनों के घर, सामान तैयार है जी। सामान तैयार है मतलब? राजकुमार आश्चर्य के साथ चौंकते हुए अंदर जाता है। यह क्या है रीता, तुमने कैसे किया यह सब? देखिए जी, आप जो साड़ी मेरे लिए लेकर आए थे, एक दीदी को वह साड़ी देना, और जो दूसरी साड़ी वह मेरा भाई मेरे लिए लेकर आया है, इस साड़ी को दूसरी दीदी को देना। और यह रहे आपके दोनों बहनोइयों के पैंट शर्ट के जोड़े। यह दो उनकी सास की साड़ी, और यह लीजिए 2000 रुपये। यह आपके आने जाने का किराया और वहाँ जाने के लिए फल फ्रूट के जो आपको अच्छे लगे ले लेना। यह सब देखकर राजकुमार के आश्चर्य का ठिकाना न था। यह सब मैनेज कैसे किया तुमने? रात में कैसे किया, बताओ रीता? देखो जी, आप साड़ी जो मेरे लिए लेकर आए थे, उस साड़ी की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत भाई दूज के त्यौहार के लिए है। यह दूसरी साड़ी मेरा भाई मेरे लिए लेकर आया है। रीता को बीच में रोकते हुए राजकुमार बोला, लेकिन मैं यह साड़ी लेकर चला जाऊं, तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाले क्या बोलेंगे?
हमारा घर है, हम अपने तरीके से मैनेज करेंगे। घर वालों को जो देना था वो घर वालों ने दे दिया, अब हमें अपने घर में उसका क्या करना है ये हमें सोचना है। उन्होंने जो दे दिया अब इस पर उनका कोई अधिकार नहीं बल्कि हमारा अधिकार है, और हम अपनी वस्तु को जैसे चाहे इस्तेमाल करें। वह कौन होते हैं इसके बीच में कुछ कहने वाले? रही बात बच्चों के कपड़े की, तो मैंने दीपावली से पहले ही जो पैसे बचा रखे थे उनसे यह ले लिए थे, और ये 2000 रुपये मैंने धीरे धीरे आपकी जेब काट कर इकट्ठा कर लिया है जी। इतना कहकर रीता मुस्कुराने लगती है। रीता का यह मैनेजमेंट देखकर राजकुमार हैरान था। वह रीता की तरफ देखकर भारी मन से रीता से कहता है, तुम्हें कितनी फिक्र है मेरे मान सम्मान की, काश मैं तुम्हें पहले से ही समझ पाता। रीता, आज के बाद घर का मैनेजमेंट तुम ही संभालोगी। पता नहीं क्यों मेरे मन में कहीं ना कहीं यह डर बना रहता था कि सभी भाभियाँ एक जैसी होती हैं, सभी भाभियों को अपनी ननद से बैर होता है, लेकिन तुमने मेरी धारणा को गलत साबित कर दिया। मैं खुश हूँ तुम्हें पाकर रीता। चलो तुम भी तैयार हो जाओ, हम दोनों ही चलते हैं। माँ को भी खुशी होगी यदि हम दोनों भाई दूज पर बहनों के यहाँ उपहार लेकर जाएं। राजकुमार और रीता दोनों तैयार होकर बहनों के यहाँ भाई दूज मनाने चले जाते हैं। दोनों के इस फैसले से माँ भी बहुत खुश होती है। आज माँ को भी एहसास हो गया कि उसकी धरोहर रीता के हाथों में सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हर सास चाहती है कि जिस घर में वह बहू बनकर आई थी उस घर की परंपराओं को उसने भली प्रकार निभाया है, उन्हीं परंपराओं को उसकी बहू भी समझे और भली प्रकार निभाए। आज माँ निश्चित हो चुकी है रीता के सुरक्षित हाथों में घर की बागडोर देखकर। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।